हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीयूटी 2024 का जो जनरल टेस्ट का पेपर था, आज हम वो पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जनरल टेस्ट बेसिकली जो होता है वो 3 लेवल पे होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग और एक होता है करंट अफेयर। हम सेक्शन वाइज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं जो सीयूटी में जनरल टेस्ट देते हैं तो उनको मैथ्स में सबसे ज़्यादा इशू आता है। तो मैं स्टार्टिंग मैथ्स से करूँगा। इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। उसका लॉजिक ये है क्योंकि आपको नहीं पता कि सिलेबस में कितने टॉपिक्स होते हैं, 2022 और 23 में कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए थे और 2024 में क्या पैटर्न में बदलाव आया। ये मैं पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग से एंड में बीच बीच में देता रहूंगा। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मैथ्स के अलग अलग कंसेप्ट्स और ट्रिक्स भी समझ में आएगी, प्लस आपको ये भी समझ में आएगा कि पैटर्न में किस तरह से बदलाव हो रहा है और 2025 के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोर्शन सेट ए का पेपर में सॉल्व करा रहा हूं। पेपर एक ही था क्योंकि ऑफलाइन मोड में हुई थी इस बार एग्जाम, तो 2024 में सिंगल पेपर हुआ था और 2025 में इस बार वापस ऑनलाइन मोड में होने वाली, तो हो सकता है कि मल्टीपल पेपर्स में जनरल टेस्ट का पेपर आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम 2024 का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था। आप ये देखेंगे ये सब 10th लेवल के क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास साइन थीटा है 4/5, ये है ए बी सी राइट एंगल। हम जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। मुझे क्या निकालना है, 3 माइनस 10 है। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 2 प्लस कॉस है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5। बस इसे सॉल्व करना था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 5/3 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 3, ये कैंसिल, आंसर आ गया 13/3। दिस इज माय आंसर। बहुत सिंपल है, ये आपके लिए लिख रहा हूं, बाकी बहुत सारी चीजें माइंड में भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन आया था, ये आपके 10th के सिलेबस में हट चुका था लेकिन कंपटीशन में तो होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या बोला, मैन कैन रो अ बोट एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो मैन की स्पीड हो जाएगी x 8, स्पीड ऑफ वाटर करंट हो जाएगी y 2, इट टेक्स हिम 2 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, मतलब डाउन स्ट्रीम में भी जाएगा और अप स्ट्रीम में भी जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, इन दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, मेन की और रिवर की, तो ये हो जाएगा 10, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा 6। अब उन्होंने बोला जाने और आने का टाइम। अब हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि आपको टाइम दे रखा है तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस तो फिक्स है जाने की भी और आने की भी, पर एक बार हम अप स्ट्रीम से जा रहे हैं और एक बार हम डाउन स्ट्रीम से जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाने की और आने की, इन दोनों जो टाइम लगा इसका सम कितना दे रखा है आपको, 2 आवर्स दे रखा है। 2 आवर्स आपको दे रखा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आवर है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और पूछा भी किलोमीटर में। कभी कभी क्या करते हैं, कहीं पे मिनट्स आवर और मिनट के कॉम्बिनेशन में दे देते थे, तो हमको सबको आवर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करने में आप एक नॉर्मल प्रोसेस करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको आसान तरीका सिखा देता हूँ। आपको एलसीएम नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, ये डिनोमीटर, तो डिनोमीटर को कैंसिल कर देते हैं। या तो एलसीएम आता है तो मुझे पता है 10 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, और नहीं आता है तो 10 इंटू 6 कितना होता है, 60। 60 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। अब आप एक भी शब्द नहीं लिखोगे, माइंड में आंसर आ जाएगा। देखो 60/10, 60 से मल्टीप्लाई होगा, 60/10 कितना आएगा, 6, तो ये बना 60, ये बनेगा 10d, 60/6 10 आया, और 62 जा कितना आ गया, 120, ये कितना आ गया, 16d इक्वल टू 120, तो 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 टाइम्स और 30 टाइम्स, 30/4, 30/4 कितना आ जाएगा बेटा, 7.5, 4 7 जा 28, 7.5 है ऑप्शन में, यस, दिस इज माय आंसर। डन। क्या बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन की स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगी, और वो सब जब आप सीयूटी के बैच जो मैं इंदौर में कोचिंग में पढ़ाता हूं तब मैं आपको कैलकुलेशन से लेके ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाता हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे आसान क्वेश्चन ही ये था पूरी सीयूटी के पेपर में, और सबसे आसान। अब इसमें आपको सिर्फ बोर्ड मास आना चाहिए। हमको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 24/4 कितना हो जाएगा, 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 8 माइनस 4 कितना आया, 4, 12 प्लस 4 16, आंसर आ चुका है। आपके लिए कर देता हूं, 24/4 कितना आया, फिर ये बना 24, और 8 माइनस 4 कितना आया, 1 मिनट, 24/4 था, सॉरी क्या लिखा मैंने, 24/4 था, तो ये बनेगा 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ी है कंपटीशन की कोई बैच, जिन बच्चों को लगता है हम खुद से पढ़ लेंगे, तो उन लोगों को काफी टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप कंपटीशन की बैच ज्वाइन करते हैं तो हर चीज की शॉर्ट ट्रिक और हर चीज के कंसेप्ट सीखने को मिलता है। ये पूरी फ्रैक्शन टेबल है। हम जब सीखते हैं तो 1/2 से लेके 1/19 तक के सारे फ्रैक्शन वैल्यूज की आपके पास आंसर आपके माइंड में होते हैं। इनकी पॉइंट वैल्यू भी आपको आती है और इनकी परसेंटेज वैल्यू भी आती है। और जब आपको ये आता है तो ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिवाइड कर लो। तो 1/2 हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 8/11, अगर पॉइंट लगाऊंगा तो 80 बनेगा, तो ये बनेगा 72.72, मुझे तो याद है, मैं आपको अब डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। ये बनेगा 87.5, ये बनेगा 11 7 जा 77 पॉइंट समथिंग, और ये बनेगा 83 पॉइंट समथिंग। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे बड़ी वैल्यू 7/8 है ना, 7/8 है, सॉरी 7/9 नहीं है, 7/8 था। अब ये फ्रैक्शन टेबल है। अब जैसे आप लोगों को एलसीएम में दिक्कत आए, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी क्या बना लो, 8 बना लो। 8 बनाने के लिए क्या करने का पड़ेगा, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 8 आ गया। तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3, 3/8 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो सॉल्व आप भी कर लेंगे, सॉल्व दूसरा बच्चा भी करेगा, पर ये कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या होता है कि आपके पास मुश्किल से 40-50 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन और आंसर लगाने के टाइम को हटा दिया जाए तो इस ड्यूरेशन में क्वेश्चन पढ़ना भी है, स्पीड में सॉल्व करना भी है, आंसर भी निकालना है। तो इसलिए आपके कैलकुलेशन से लेकर कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप कम समय में मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये वैसे 10th का ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें कंसेप्ट। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम दे रखा है आपको 854। अब आपसे बोला एलसीएम इज 60 टाइम्स एचसीएफ, तो एलसीएम क्या है, 60 टाइम एचसीएफ है, तो ये बनेगा 60H प्लस H इक्वल टू 854, तो ये बनेगा 61H इक्वल टू 854। इसको कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा हमारा 14 टाइम्स। अब आप सोच रहे होंगे सर मैंने कैसे निकाल दिया, चलो आपको सिखा देता हूं मैं। ये 854 है और ये मेरा 61 है। अभी हाल थोड़ा सा जब आपको सीखना हो ना तो इनको 0 बना दो। अब 6 कितने के मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में 85 के पास हम जा सकते हैं, तो 14 6 जा होता है 84, तो 14 टाइम्स हम जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक रेंज पता चला ही थी 13 से 14 टाइम्स तक मैं जा सकता हूं, और यहां पर कहीं भी पॉइंट में वैल्यू नहीं, मतलब ये कट रहा होगा। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 61 को अगर मुझे 14 से मल्टीप्लाई करना है तो अब तो मुझे आता है, ठीक है, और नहीं भी आता है तो मैं एक और तरीका सिखा देता हूं, इसको 60 + 1 मान लिया जाता है। तो ये बन जाएगा 14 6 जा 84, 840, 840 + 14 854। अब आपको लग रहा होगा सर सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ये सब जो है ये पूरा माइंड में होता है, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब आप मुझसे पढ़ते हैं तो इसकी इतनी प्रैक्टिस होती है कैलकुलेशन की कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप माइंड में निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाए 14। अब हम जानते हैं कि एक नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर आपसे पूछा है, तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर होता है। एलसीएम मेरे पास कितना है, एलसीएम है 60 इंटू एच, तो 60 इंटू एच कितना था 14, और एक एच ऑलरेडी 14 है। फर्स्ट नंबर कितना है 70, और आपको सेकंड नंबर पता करना है। अब हम जानते हैं 14 7 जा कितना होता है, इसको ऐसा करते हैं 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 7 से 2 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं। अब ये क्या बना, 6 2 जा 12, 12 इंटू 14 करना है तो 140, 140 प्लस 28 168। इट्स जस्ट कैलकुलेशन, और इतनी प्रैक्टिस आपको होगी जब आप तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था, अगर इस क्वेश्चन की आप इक्वेशन भी बनाएंगे तब भी सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हो सकता है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा इस क्वेश्चन को। उन्होंने बोला प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन एट प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट की बात हो रही है। तो जो हरीश है उसकी जो एज है वो दोनों सन की एज का कितने टाइम से बेटा, 8 टाइम्स। पहली कंडीशन बना दी, बहुत आसानी से बनी, वेरी गुड। आफ्टर 8 ईयर, अगर 8 साल बाद की बात करूं तो दोनों की एज, हर एक बच्चे की एज भी 8 साल बढ़ेगी और हरीश की एज भी 8 साल बढ़ेगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली 1 + 2 + 8 लिख देते हैं, नहीं, इसकी भी एज 8 साल बढ़ी और इसकी भी एज 8 साल बढ़ी, तो टोटल मिला के ये कितना बड़ा है, 16 बड़ा है। ठीक है, और अब कितने टाइम से, अब 2 टाइम से। अब इसको सॉल्व करना है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ये डिवाइड बाय 8 ले जाएंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड के बदले h/8 लिखेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, नहीं करना है। थोड़ा सा माइंड लगाइए, कैलकुलेशन को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे माइंड में। देखिए
मुझे पता है ये 8 टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अगर ये 8 टाइम्स हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ ना, सीधा इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या तकलीफ है। तो ये 8 टाइम्स बन जाएगा। अब इससे कैलकुलेशन में मेरा क्या हुआ, फ्रैक्शन वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब क्या बना ये 4h + 32, ठीक है। चलिए एक स्टेप में लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट करने वाला था इसको, 1 + 2 + 16, ठीक है। एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए। ये सब माइंड में करना था आपको, मतलब ये आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली इस स्टेप तक आ सकते थे। और इस स्टेप के बदले इसकी वैल्यू भी आप डायरेक्टली माइंड में पुट कर सकते थे। इसकी वैल्यू कितनी थी, एज थी। जितनी कम आप लिखोगे, जितना माइंड आप चलाओगे, उतनी स्पीड आएगी, क्योंकि लिखने में भी तो 5-5 सेकंड जाएंगे, और लिखने में अगर 5-5 सेकंड जाएंगे तो 10-20 सेकंड तो आपके लिखने में वेस्ट हो गए। वहां पर कोई आपकी स्टेप तो चेक नहीं करने वाला, वहां पे तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। तो थोड़ा सा जितना हो सके शॉर्ट में लिखने की आदत डालो, ठीक है। तो 4h - h कितना बना, 3h, ठीक। अब ये 32 इधर जाएगा तो 16 8 जा आपको निकालना, 16 8 जा होता है 128, 128 में से 32 लिख देता हूँ, 128 - 32, तो ये बनेगा 96। तो एज की वैल्यू आ गई 32। दिस इज माय आंसर। उम्मीद है बस आपको थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही होगी कि मेरी कैलकुलेशन में बहुत फास्ट कर रहा हूं, और ये कैलकुलेशन की स्पीड आपको रखना ही पड़ेगी। मैं इतना फास्ट नहीं कर रहा हूं समझाने के लिए, तो मैं और स्लो कर रहा हूं। बट जब आप तैयारी करते हैं तो आपकी स्पीड फास्ट होना ही चाहिए, तभी तो आप एग्जाम में रैंक ला पाएंगे, ठीक है। पढ़ना एग्जाम देना अलग बात है, पर रैंक लाएंगे तभी तो टॉप डिपार्टमेंट मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़िएगा। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 300 मार्क्स टू पास। पास होने के लिए हमें कितने मार्क की रिक्वायरमेंट है, 30 मार्क की। टोटल में से जो भी टोटल होगा उसमें अगर 300 मार्क आ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। अब क्या बोलता है, एक स्टूडेंट है, उसने 225 मार्क लाया, ठीक, एंड इट इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 10% मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ, पासिंग मार्क्स थे 300, बच्चा लाया कितना है, बच्चा लाया है 225, और अब ये जो डिफरेंस है, पास होने के लिए स्कोर कितने की रिक्वायरमेंट थी, 75 की रिक्वायरमेंट थी, और ये जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। हाँ या ना, उन्होंने ये बोला है ना कि 10% अगर आ जाते तो पास हो जाता, 10% से फेल हो गया, तो 10% की गैप 75 है। अब टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100%। एक जीरो यहां लगा दो, एक जीरो यहां लगा दो, दिस इज माय आंसर। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है तो आप माइंड में आंसर निकाल सकते थे 750। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो यही तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे रखा है, एवरेज दोनों का दे रखे हैं, एवरेज मार्क्स निकालना है। तो यह है मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट। जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं आता है तो शायद उनको ये समझ में नहीं आएगा, वो पूरा डिटेल मेथड पे जाए। डिटेल मेथड में बहुत टाइम वेस्ट होता है, शॉर्टकट ज्यादा अच्छा है। बॉयज का एवरेज दे रखा है 42, गर्ल्स का दे रखा है 46। आपका कंबाइंड एवरेज आपको निकालना है, और आपको इनका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:2। क्या सीखा था जब हमने कंसेप्ट सीखते हैं क्लास में, तो हमने सीखा था इन दोनों का डिफरेंस पता करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों के बीच में गैप कितनी, 4। इन दोनों का रेशियो की वैल्यू पता करो, रेशियो का सम कितना है, 3 + 2 5। 5 की वैल्यू 4 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8। तो दो रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6। 1.6, अब छोटे वाले नंबर में बड़ा वाला ये वाला नंबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो दिस इज माय आंसर। ये कंसेप्ट उनको समझ में आएगा जिन्होंने मिश्रण एलिगेशन पढ़ा है। जो नए बच्चे जो बिना प्रिपरेशन करके एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्हें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, उनको डिटेल में जाना पड़ेगा कि पहले बॉयज और गर्ल्स निकाल लो। 3:2 से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 5 8 40, ये हो गए 24, ये हो गए 16, फिर 24 को इससे मल्टीप्लाई करो 42 से, 16 को इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 40 करो, इस तरह से आंसर निकालो। पर इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, आपको टाइम बचाना आना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्या बोला, सम ऑफ 3 नंबर इज 136, रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। अब देखिए इसकी बहुत सारी ट्रिक्स है, पर मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूं, नहीं तो कि आप शायद हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। मैं इसकी हमने और भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी क्लासरूम में, पर मैं आज आपको वो वाली ट्रिक बता रहा हूं जो आप पहली बार में सीख जाएंगे। आपको क्या बोला है, सम ऑफ 3 नंबर ये है इफ रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। फिर आपसे बोला है सेकंड एंड थर्ड नंबर का रेशियो दे रखा है 5:3। अब आपको कंबाइंड रेशियो निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से मैं सिखा देता हूं, ताकि आप पहली बार भी देख रहे हैं इसको तो भी सीख जाएंगे। गैप को फिल कर दो,
यहाँ से गैप आगे आगे गैप बनी हुई तो यही नंबर को आगे प्रोसीड करो। सेम ये गैप यहाँ पर बनी हुई है तो इसी नंबर को आगे प्रोसीड करो। इधर है तो इधर प्रोसीड करो, इधर है तो इधर प्रोसीड करो, गैप को फिल कर दो। गैप को फिल करने के बाद फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई, थर्ड वाले को मल्टीप्लाई, सीधा रेशो आ गया। बहुत आसानी से मैंने आपको सिखाया है। ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 9। रेशो वैल्यू आ गई। एक होती है रेशो वैल्यू और एक होती है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये रेशो प्रोपोर्शन में आप सीखेंगे। आपको तीनों नंबर का सम कितना दे रखा है 136। बचपन में आपने क्या पढ़ा था, इसको 10x 15x और 9x मानते, फिर x की वैल्यू निकालते, फिर x को इनमें मल्टीप्लाई करते। कंपटीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली दिमाग में लाते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू क्या है और जितने आंसर निकालना उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 + 5 15, 15 + 9 कितना हुआ 34। 34 की वैल्यू कितनी है 136। तो आप फिर वही आपके दिमाग में चलना चाहिए, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपसे पूछा क्या था फर्स्ट नंबर कितना है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। दिस इज माय आंसर। इसमें बहुत समय हम बचा सकते थे, ये आपको समझाने के लिए डिटेल करा, ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं, इस तरह से सॉल्व करा रहा हूं कि कोई पहली बार भी देख रहा है बिना प्रिपरेशन करे तब भी उसको समझ में आए। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं। अब यहां पर एक कंसेप्ट सीख लीजिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। ये अच्छा क्वेश्चन था। पहले आप समझिए, एक होती है मार्क प्राइस। आप कहीं पे भी सामान लेने जाते हैं किसी भी दुकान पे, तो एक तो मार्क प्राइस लिखी होती है जिसको एमआरपी बोलते हैं या एमपी बोलते हैं, ठीक। फिर एमआरपी पे वो देता है डिस्काउंट कि मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूं। तो जब वो डिस्काउंट देता है तो क्या बनती है सेलिंग प्राइस, ठीक। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है कि दुकानदार कोई सामान खरीद के लाया 100 रुपए में, ठीक है, तो वो 100 रुपए में तो बेचेगा नहीं। 100 रुपए क्या है उसकी कास्ट प्राइस है जिसमें वो खरीद के लाया। अब वो कुछ प्रॉफिट पे, उसमें कुछ प्रॉफिट कमाएगा और तब आपको बेचेगा, तो वो क्या बनेगी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दो तरीके से निकलती है, एक तो एमआरपी पे डिस्काउंट करके और एक कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकाल के। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इस तरह से सेलिंग प्राइस बनती है। बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बोला उन्होंने, आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है 504 रुपए और आपको ये दोनों कंडीशन दे रखी, तो सेलिंग प्राइस से एमआरपी निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे। यही पूछा उन्होंने, हाउ मच मोर देन दी कॉस्ट प्राइस। अगर ये रुपए में नहीं होता, परसेंटेज में होता, तो हम वैल्यू निकाले बिना सोल्व करते। परसेंटेज में हमको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर रुपए में बोला है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। उसमें भी अगर आपने परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक पढ़ी तो कैलकुलेशन आपका टाइम काफी बचाएगी। देखिए ध्यान से, 20% का डिस्काउंट है। 20% का डिस्काउंट है मतलब कितना हो जाएगा 20% का डिस्काउंट मतलब इसमें 20%, अगर ये 100% था तो 20% का डिस्काउंट कितना होता 80%। तो एमआरपी का 80%, 20% तो माइनस कर दिया है ना, 100 - 20, तब जाके सेलिंग प्राइस बनी। सेलिंग प्राइस कितनी बनी 504। तो एमआरपी 80% कितना होता है 4/5 = 504। 4 से कैंसिल कर लिया जाए तो 126 और 126 का 5 गुना कर लिया जाए तो 630। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर हमने क्या करा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 की एक ट्रिक होती है, डिवाइड बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 10 करो। डिवाइड बाय 2 करोगे तो 63, एक जीरो लगा दो, ठीक है। तो बहुत सारी ट्रिक्स जब आप क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सब सीखने को मिलेगी। तो एमआरपी आ गया 630। अब हम बात करते हैं इसकी, तो सीपी पे कितना प्रॉफिट कमाया उसने 5%। 5% मतलब 105% का प्रॉफिट कमाया। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 जाएगा और इक्वल टू कितना है सेलिंग प्राइस। 5 से कैंसिल कर दो 21 टाइम्स 20 टाइम्स, फिर 21 से मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल करने वाला हूं। देखो कैसे, 21 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 42। अब कितना डिफरेंस बचा 8, 84, तो 4 टाइम्स जाएगा। 24 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 480। इन दोनों का डिफरेंस पता करना, ये आ गया मेरे पास 150। दिस इज माय आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत स्पीड में आप मैथ्स कर पाएंगे। ये जो मैथ्स का डर बना रखा है कि कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हमको मैथ्स नहीं आ रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत टाइम लग रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, मैथ्स बहुत आसान लगेगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल फिक्स होता है। अगर कोई पहले साल में अगर आपको ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लगाए 100 रुपए, तो 2 साल में भी 100 का डबल होगा, 3 साल में 100 का ट्रिपल होगा, हर साल 100 रुपए ही लगता है। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे अच्छा फंडा ये है। अब मैं इसको सिखाता हूं। वैसे मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था माइंड में, पर आपके लिए लिख के बताऊंगा। अ सर्टेन सम बिकम्स 2, 3, 5, 6 इन 3 ईयर। सर्टेन सम मतलब क्या होगा, एक तो प्रिंसिपल होगा और उसमें क्या होगा 3 साल का इंटरेस्ट लगा होगा। एक प्रिंसिपल होगा और 3 साल का क्या लगा होगा इंटरेस्ट लगा होगा। और ये कितना दे रखा है आपको
2356। फिर वही सम 5 साल में कितना हो जाता है 2660। तो P प्लस 5i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2660। जैसे ही आप माइनस करेंगे ये हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा -2i और ये बनेगा माइनस, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो 043, ये कैंसिल, तो i की वैल्यू आ गई 152। अब क्या पूछा है आपसे, वैल्यू ऑफ सम मतलब p निकालना है। अब मैं p निकालना है तो मेरे लिए काम बहुत आसान है, मैं किसकी इस्तेमाल करूंगा, इस वाले का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 5 की ट्रिक मैंने अभी आपको सिखाई है, डिवाइड बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 10 करो। तो p प्लस 15 5 जा 750 760 266, तो ये आ गया 1900। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। अगर नहीं आता है तो भी मैंने लिख के इसलिए बताया ताकि अगर आपको नहीं आता है माइंड कैलकुलेशन करना तो लिख के तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया और इसको माइनस किया। क्लियर है? पर आप देखिए मैथ्स कितनी स्पीड में हो सकता है जितना आपको डर लगता है, बस आपको प्रॉपर टेक्निक और कैलकुलेशन की स्पीड लाने की जरूरत है। स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चा, स्क्वायर में क्या होते हैं, डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। आपको डायगोनल्स दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है 4k प्लस 6 और दूसरा आपको दे रखा है 7k माइनस 3। इससे आप क्या निकालेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, तो ये बनेगा 9 इक्वल टू 3k, k की वैल्यू आ गई 3। k की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर लो, दोनों इक्वल ही है, तो 4 3 जा 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ d1 d2, तो हाफ इंटू 18 तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स। मतलब या तो आप ऐसा समझ लो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 का हाफ कर लो तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा। 9 से मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट हो सकता था। देखो इसको करने के भी दो तरीके थे। क्या करिए था, एक तो आप क्या करते नॉर्मल तरीके से करते तो पहले 2 से कैंसिल करते, फिर 18 इंटू 9 करते, अगर टेबल नहीं आती तो आपको फिर टाइम लगता। दूसरा अगर आपको स्क्वायर याद था तो मैंने सीधा 18 का स्क्वायर लिखा 324 डिवाइड बाई 2। तो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे जिससे टाइम बचेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आपको दे रखा है 396, पाई की वैल्यू उन्होंने बोली है 22/7 इस्तेमाल करना है, आर की वैल्यू दे रखी 3 सेंटीमीटर तो 3 इंटू 3 और एच की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। मैं इसको सीधा 22 से भी कैंसिल कर सकता हूं पर कोई बात नहीं करूंगा। पहले हम 3 से कैंसिल करते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, ये बहुत आसानी से कैंसिल हुआ। फिर वापस हम 3 से कैंसिल करते हैं तो 4 टाइम्स और 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, फिर ये 2 टाइम्स और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब ये मत बोलना कि सर ये 2 डिनोमिनेटर में, ये 2 डिनोमिनेटर में नहीं, ये 2 न्यूमरेटर में था, इसको कैंसिल करते हुए में आया। जल्दबाजी में ऐसा मत करना, 7 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये 7 इधर जाएगा तो 7 2 जा 14। ये h की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है आपसे CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू एच हमारे पास आ गया है 14, 7 2 जा 14। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिए जैसा आपको आता है, मेरे को तो बहुत तरीके आते हैं, जैसा आपको आता है वैसा कर लेते हैं। चलो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 264, दिस इज माय आंसर। ये कैलकुलेशन जो हमने करी है ये आप अगर नॉर्मल बच्चा है जिन्होंने कहीं से कोई कैलकुलेशन नहीं सीखी तो वो इस तरह से प्रोसीड करेगा। बाकी अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप यहाँ पे 5 से 10 सेकंड कैलकुलेशन में बचा सकते हो एग्जाम में। ये अच्छा क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। सबसे पहले आप मेरी बात समझिए, एक होती है कैपेसिटी, एक होती है एफिशिएंसी और एक होता है टाइम। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू क्या बनता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू क्या बनता है कैपेसिटी। जैसे आपको पढ़ाई करना है, आपको 10 चैप्टर तैयार करना है, आपकी कैपेसिटी 2 चैप्टर पर डे की है कि एक दिन में मैं कितने कर सकता हूं 2 चैप्टर, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे, हाँ या ना। तो कैपेसिटी मतलब टोटल वर्क बोल सकते हैं आप इसको, कैपेसिटी या टोटल वर्क। ये कितना था आपका 10 चैप्टर करने का। आपकी एफिशिएंसी पर डे की कितनी थी, एफिशिएंसी पर यूनिट बोलते हैं यहाँ पर, तो वो कितनी थी 2 की थी। तो टाइम आपने कैसे निकाला, इसको डिवाइड करा, हाँ या ना। ये बात समझ में आई, इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अ टेप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। एक कोई भी टेप है तो उसकी जो एफिशिएंसी, उसका जो टाइम है, टाइम कितना लग रहा है उसको
6 आवर लग रहा है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। अब ये टेक्निक्स आप क्लासरूम में सीखेंगे। ऐसी एज्यूम करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैपेसिटी को हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर। तो कैपेसिटी हम मान लेते हैं कि 6 यूनिट का काम आपको करना है, ठीक है। तो 6 घंटे में 6 यूनिट का काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट का कर रहा होगा। ये क्या है, उसकी एफिशिएंसी। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। 1 घंटे में वो 1 यूनिट टंकी फिल कर रहा है, टोटल 6 यूनिट की टंकी आपको फिल करनी है। अब आपसे क्या बोला गया है, आफ्टर हाफ द टैंक फिल्ड। हाफ द टैंक फिल मतलब आधा टैंक फिल हो गया, तो 6 - 3, 3 यूनिट बचा है, 3 यूनिट फिल हो गया। 3 यूनिट फुल करने में उसको कितना टाइम लगा होगा सर, एक घंटे में 1 यूनिट कर रहा है, तो 3 यूनिट करने के लिए उसको कितने लगेंगे, 3 आवर। तो यहां पर उसको 3 आवर तो लग चुके हैं। अब क्या बोला है उनने कंडीशन में, 3 मोर सिमिलर टेप आर ओपन। एक तो वो खा और ऐसे ही तीनों टेप को मैंने ओपन कर दिया, 3 नल और ओपन हो गए। अब भैया एक नल तो 1 यूनिट भर रहा था, अब अगर 4 नल हो गए, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 यूनिट अब वो भर सकते हैं 1 आवर में। 1 आवर में कितना भर सकते हैं, 4 यूनिट भर सकते हैं 1 आवर में, 4 यूनिट, ठीक है। तो अब दिक्कत तो ये, हमको तो कितना यूनिट भरना है, 3 यूनिट भरना है। तो 1 आवर में मतलब 4 यूनिट 1 आवर में, तो 1 यूनिट अब वो भरेंगे 1/4 आवर में। ये आपके लिए डिटेल कर रहा हूँ। और फिर 3 यूनिट की बात करेंगे तो 3 × 1/4, 3/4 आवर। लेकिन उन्होंने मिनट्स में पूछा है, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 45 मिनट। तो ये आंसर आया 3 आवर 45 मिनट। बेसिकली अगर आपको कंसेप्ट आता है, ये मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए इतना बताया। अगर आपको कंसेप्ट आता था तो आपके दिमाग में आता, सर आधा काम 3 घंटे में हो गया, बचा कितना, 3। अब टोटल कितने लोग हो गए, 4 यूनिट का काम हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 बोले तो 45 मिनट। तो 3 आवर 45 मिनट, खत्म। आप इतना टाइम लगाएंगे मुझसे पढ़ने के बाद, जब आप कंसेप्ट सीख लेंगे। और ये मैंने आपको समझाया है जिन्होंने अभी तक कोई ट्रिक नहीं पढ़ी है, ताकि उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे चीजें क्लियर हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, और वो सारे बच्चों से शेयर करिए जो मुझसे पढ़ने इंदौर में नहीं आ पाए हैं या मुझसे कनेक्टेड नहीं है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा। प्लस मेरी एक जो चैनल है CUT विथ लीडर्स, वहां पे 2023 के 7 पेपर के मैंने चैप्टर वाइज PYQ, पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग चैप्टर वाइज मैंने डोमेन वाइज, शिफ्ट वाइज लगा रखे हैं, उसमें पूरा सॉल्व करा रखा है। तो मैक्सिमम कंसेप्ट वहां पर भी कवर है, आप वहां से भी जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ट्रेन वाले कंसेप्ट पे आते हैं। 80 किलोमीटर/आवर, 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 36 ट्रेन, ठीक है। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी करना है, 350 मीटर की तो टनल को क्रॉस करना है, और ट्रेन की भी तो एक लंबाई है, ट्रेन की भी एक लंबाई है, ये है टोटल डिस्टेंस। स्पीड कितनी है उसकी, 80 किलोमीटर/आवर। पर क्योंकि ये किलोमीटर/आवर में, ये मीटर है, ये सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने शॉर्ट ट्रिक में सीखा है, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, 36 सेकंड दे रखा है। बस आपको इसके बाद कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं करना है। ये गया 2 टाइम्स, 5 × 2 = 10, ये बना 800, 800 - 350 करना, आंसर आ गया 450। दिस इज माई आंसर। इज इट क्लियर टू यू? क्या बात समझ में आ रही है मेरी? बहुत स्पीड में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आपने 6 to 10th में पढ़ रखी है, जो आपको रिकॉल हो रही होगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने बहुत करी है क्लासरूम प्रोग्राम में। प्लस 2023 में इस तरह के क्वेश्चन काफी आए थे, मैंने वहां पर भी PYQ सीरीज में स्टेट्स का आप जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आपने PYQ का भी वीडियो देख लिया, क्योंकि उसके अलावा स्टेट्स में कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैंने सारे क्वेश्चन PYQ में वहां पे करवा रखे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है। क्या बोला, मीन है, इन सबका जो मीन है वो कितना है, 8 है। अब हम जानते हैं मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो सभी को आता है, वेरी गुड। एवरेज या मीन आपको कितना दे रखा है, 8। सम मतलब इन सब का हमको क्या करना है, सम करना है। तो थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं सम को, ठीक है। इन सब का सम करना है ना हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, फिर 6 × 4 = 10, 10 × 10 = 20, 20 × 12 = 32, 38 प्लस 3K डिवाइड बाई 38 ही हुआ ना, 10 + 10 = 20। अच्छा 8 भी तो रह गया, सॉरी, 46
प्लस 3k डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 जा 64 64 माइनस 46 तो ये बन जाएगा हमारे पास 18 k की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6। डन। मैं वापस बता देता हूँ, ये मैंने कैलकुलेशन सही करी, आप टेंशन मत लीजिए। 3 + 4 7 7 + 9 16 16 + 10 26 26 + 8 34 34 + 6 40 और 40 + 6 46। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें मैं मन में ज़्यादा करता हूँ, कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने इसलिए वापस रिकॉल कर दिया, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके आंसर की आपके पास पड़ी हुई है, आप गूगल पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन के आंसर सही आए कि नहीं। ठीक है, अब मोड की बात करते हैं। मोड एक ट्रिकी था यहाँ पे। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं मोड। मोड क्या बोला उन्होंने, 4, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 4 रिपीट होना चाहिए। पर अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि 2 जो था वो 2 बार रिपीट हुआ, 4 भी कहा 2 बार रिपीट हुआ, तो एक बार तो 4 और चाहिएगा। अब एक बार 4 या तो यहां पर आएगा या फिर यहां आएगा। अब 4 क्या होता है, इवन नंबर, तो ये है इवन नंबर, और जहां पे +1 हो जाता है 2 से p से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन जाता है ऑड नंबर। इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब p की वैल्यू पता है और k की वैल्यू भी पता है, तो सॉल्व कर लीजिए। कहां पर दे रखा है, k - 2p, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, आंसर आ गया मेरे पास 2। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो हर 10th के बच्चे से बनना ही चाहिए था। अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़े ध्यान से तो ये तो हर बच्चे को आएगा, क्योंकि 10th में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था ट्रायंगल में। इसको क्या बोलते थे, बीपीटी थ्योरम। देखो वही दे रखा है, एक ट्रायंगल एबीसी है, डी और ई, ए बी और एसी पे पॉइंट है, डी पैरेलल टू बीसी है। आगे बीपीटी थ्योरम याद, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर है। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। अब आपको एडी की वैल्यू दे रखी है 6, डीबी की वैल्यू दे रखी है 4, एई की वैल्यू दे रखी है 9 और ईसी की वैल्यू आपसे पूछी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, रेशो ले लीजिए 6/4 = 9/x। इससे 2 से कैंसिल कर लीजिए 2 बार और 3 बार, फिर 3 से ये 3 बार गया, 3 दूना 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। दिस इज माय आंसर। और इसी के साथ हमने मैथ्स वाइंड अप कर दिया। एक्सीलेंट। देखिए कितना कम टाइम लगा आपको मैथ्स करने में। ये मैं एक्चुअल पेपर करवा रहा हूँ, जब मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, एक एक कैलकुलेशन आपको लिख के बताई, तब जाके इतना टाइम लगा। पर थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होती तो आप इसमें और टाइम बचा लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे मेरे बारे में पता करेंगे, तो मैं जब से सीयूटी या सीईटी पढ़ा रहा हूँ डीएवीवी यूनिवर्सिटी के लिए, तब से मैं हर साल ऑल इंडिया रैंक जनरेट करता हूँ। ये 2022-21 की बैच थी, कोविड वाली बैच थी, तो इस समय ज़्यादा टाइम मिला नहीं था हमको, कोविड का टाइम था। 2022 में पहली बार सीयूटी स्टार्ट हुई थी। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही बच्चे सिलेक्ट हुए, ये मैंने बिल्कुल टॉप रैंक्स जो स्टार्टिंग की रेंज थी वो बताई है। इसके अलावा लगभग मेरी मैक्सिमम बेस के हर बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो मेरी बात लास्ट तक मानते हैं। ठीक है, तो अंडर 100 में यहाँ पे 3 रैंक थी। फिर आप 2023 का रिजल्ट देखिए, 2023 में अंडर 100 में हमारे पास इतनी सारी रैंक है। और 2024 अगर लास्ट ईयर के रिजल्ट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ टॉप रैंक है। इसके अलावा भी बहुत सारी मल्टीपल रैंक्स है और बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड है जो अभी रैंक्स में मैंने नहीं दिखा पाया हूँ, क्योंकि मैं इतनी सारी रैंक नहीं दिखा सकता एक साथ। तो मैंने ये टॉप रैंक्स आपको दिखाई है 100 के आसपास तक की। और तो इस तरह से अगर आप सीयूटी डीवी की प्रिपरेशन मुझसे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, आप मुझसे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कोचिंग लीडर्स कोचिंग क्लासेस इंदौर में अवेलेबल है, आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिए। ये सारे बच्चे जो दिख रहे हैं ना, एक भी फर्जी नहीं है, इन सब बच्चों के टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये जितने भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं आप मत सोचिएगा कि सर ये कुछ भी आप दिखा रहे हो, ये सब बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इनके टेस्टिमोनियल भी यूट्यूब पे हैं, ताकि इनसे सुनिएगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितना पढ़ाता हूँ, तो आपको जल्दी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये तो हुई बात मैथ्स की। अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। ठीक है, हमेशा मैंने बताया 3 पोर्शन आते हैं, एक होता है मैथ्स, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, और फिर करंट अफेयर में तो क्या होता है, हर साल चेंज होता है। करंट अफेयर तो हर साल चेंज होता है। एक करंट अफेयर तो मैं आपको बता दूंगा करंट अफेयर में क्वेश्चन क्या क्या आए थे, उसकी भी क्लासेस अलग से होती है, क्योंकि हर साल वो नया पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, अच्छा अभी हाल में इसका एक कंक्लूजन भी बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि अभी हाल सिर्फ यही होने वाला है। मैं अभी आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि 2022, 23 और 24 में पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुआ है, किस किस टॉपिक से क्या क्या आया था। सेम टू सेम मैं रीजनिंग में बताऊंगा, सेम मैं करंट अफेयर में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितनी आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज,
आपसे क्या बोला, ये आपको सीरीज दे रखी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता करना है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग की एप्लीकेशन है, आपको सीरीज दे रखी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता करना है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग की एप्लीकेशन है। आपको अगर अल्फाबेट्स याद है तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान था। स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4, ई की वैल्यू 5 होती है, 5 का स्क्वायर 25, जे की वैल्यू 10 होती है, 10 का स्क्वायर 100। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया, यहाँ पे जो नंबर है उसका स्क्वायर आपको दे रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो पहले पता लगाते हैं, यहाँ पर क्या था +1, फिर यहाँ पर क्या हुआ, बी की वैल्यू होती है 2, ई की वैल्यू होती है 3, तो ये हुआ +3, फिर जे की वैल्यू होती है 10, तो ये क्या हुआ 5 से 10 तक जाने में +5 आगे चले। अब क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि 1 3 5 मतलब ऑड नंबर है, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 17, और 17 का स्क्वायर होता है 289, और 17 क्या होता है क्यू होता है, तो क्यू 289, दो एक ही जगह पे था, खत्म। अब लास्ट में डी कैसे आया वो भी बता देता हूं, ये 24 है, ये पी है, तो ये है -8, फिर ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4, नेक्स्ट हो जाएगा -2 डी, इस तरह से ये डी आया। ठीक है, वैसे इतनी करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपका आंसर आ चुका है तो क्वेश्चन का आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन ये और सबसे फेमस पैटर्न ये है, इसको बोलते हैं पैरिंग अप्रोच। पैरिंग अप्रोच मतलब ऐसे दो नंबर जिनका सम कितना आ जाता है 27 आ जाता है, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये हमने पैरिंग अप्रोच पढ़ी थी, तो ये हो जाएगा MN EV GT IR, बस आंसर निकाल लो। तो हायर सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, MN मैन और GT ग्रुप तड़ी, HRMT, दिस इज माय आंसर। डन। बहुत सारी ट्रिक्स सिखाएंगे हम आपको, मतलब आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब आपको माइंड में एक ही बार में याद हो जाएगा, मतलब मैं 10 मिनट भी पढ़ाऊंगा तो आपको सब चीजें बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगी हमेशा जीवन भर के लिए। ठीक है, ये होती है, इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, और सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है, और हर बार ये क्वेश्चन तो आते ही आता है, आप किसी भी पेपर में उठा के देख लेना, PYQ भी मैंने जो सॉल्व करवाए हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है, इसमें की रूपी का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, हमको इन सब से मतलब नहीं, हमको तो इससे मतलब है पूछा क्या है, पूछा क्या है वॉच के बारे में। ढूंढो वॉच कहां पर है, सर वॉच यहां पर है, यहीं पे है ना, हाँ। मुझे इसकी इंफॉर्मेशन पता करना है कि इन तीन में से वॉच कहां पर आएगा, तो अगर मैं ये पता कर लूं कि किंग और क्वेल का आंसर क्या है तो मेरा काम हो जाएगा। चेक करो, किंग कहां पर था, क्रूएल यहां पर है, क्रूएल यहां पर है, क्रूएल यहां पर है, इन दोनों में इधर क्या कॉमन मिल रहा है, इधर सर मुझे की कॉमन मिल रहा है, तो की का आंसर क्या आ गया मेरे पास क्रूएल। फिर अब बात करते हैं किंग की, किंग ये है, ये दोनों में किंग था, और इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है चा, ठीक है, तो चा का आंसर क्या हो गया किंग, तो मी किसके बदले आएगा वॉच, मी कहां है, बात समझ में आई। इसमें क्या करते हैं एलिमिनेट करना होता है, दो दो सेंटेंस में जो कॉमन शब्द है उनको दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दो, फिर जो बचा हुआ वो मेरा आंसर है, सिंपल है। नेक्स्ट, यस, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, और अगर ये आपके लॉजिक्स क्लियर है तो ये आप ऐसे उड़ा सकते थे ऑप्शन से। देखिए ध्यान से, पहले कर लिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, परसेंटेज क्यू, परसेंटेज का मतलब क्या है सिस्टर, प्लस का मतलब क्या है सन, मल्टीप्लाई हस्बैंड और माइनस ब्रदर। आगे बोला है ए इज द सन इन लॉ ऑफ जी, इसका मतलब ये तो पता है कि ए सन इन लॉ है। सन इन लॉ कौन होता है, जो बेटी का क्या होता है पिता होता है, बेटी का पति होता है सन इन लॉ, दामाद। इसका मतलब ए हमेशा क्या आएगा मेल आएगा, और ए के साथ जो भी लिखा रहेगा वो उसकी क्या होगी वाइफ होना कंपलसरी है, तभी तो आगे रिलेशन बनेगा। तो अब आप देखिए वाइफ कब होगी, मल्टीप्लाई वाले केस में होगी, अरे ए के साथ जो लिखा है अगर उसके साथ मल्टीप्लाई है तभी तो नेक्स्ट नंबर वाइफ बनेगा और उसके बाद आगे रिलेशन बनेगा, हाँ या ना। तो पहले देखो ए के साथ प्लस और ए के साथ माइनस, ये दोनों तो उड़ गए, खत्म। अब इन दोनों में से किसी को भी एक को चेक कर लो, एक को चेक कर लेंगे, जो आंसर आएगा ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा आंसर निश्चित है। चलो पहला चेक कर लेते हैं, पहला चेक करते हैं ए इंटू क्यू, तो ए क्या है हस्बैंड है, यू क्या है वाइफ है, दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने, मेल को हम इससे डिनोट करते हैं और फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। फिर u प्लस एस, प्लस का मतलब क्या हुआ, u इज द सन ऑफ q। अब बताओ ये सन हो सकता है क्या, ये तो फीमेल थी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, तो आंसर क्या है ये। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम कि a हस्बैंड है और u क्या है फीमेल है। फिर u परसेंटेजेस, u परसेंटेज का मतलब क्या है, u इज द सिस्टर ऑफ s, तो s की सिस्टर क्या है u, s के बारे में अभी नहीं पता, s की सिस्टर क्या है u। फिर s प्लस जी, s प्लस जी का मतलब क्या है, s इज द सन ऑफ g। तो एक बात बताओ, g का सन s है, s की सिस्टर u है, इसका मतलब g की बेटी u ही हुई ना,
और बेटे का दामाद क्या हुआ, ए हुआ, तो ए सन इन लॉ ऑफ जी बन गया, हाँ या ना? तो ये वैसे भी वेरीफाइड है। पर हम इतना सोल्व क्यों करेंगे, हमने तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कितना काम आसान कर दिया। दो तो हमने डायरेक्ट एलिमिनेट करे, एक को हमने देखा 2 स्टेप में एलिमिनेट हुआ, सीधा आंसर लगाया। तो एग्जाम में पूरा सॉल्व करने से अच्छा ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट 26 जनवरी 2020। अब 2020 क्या होता है, लीप ईयर। इस दिन क्या था, संडे। आपसे पूछा है 16 मार्च को क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में गैप पता करना है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 5। फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे, 2020 है, मतलब लीप ईयर 29 डेज। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, और यहाँ कितना है 16, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर 1 प्लस 1 कर दो, आंसर क्या आ गया, मंडे। सबसे आसान क्वेश्चन, डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, लगातार पिछले 3 साल से ये क्वार्टर पास, क्वार्टर 2 3, क्वार्टर पास 3 ये आ ही रहे हैं, और ये बच्चों को पता ही नहीं होता क्या होता है। क्वार्टर पास 3 का मतलब होता है 315। अब क्या पूछा आपसे, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, 60h माइनस 11m डिवाइड बाय 2। h मतलब आवर की वैल्यू, m मतलब मिनट की वैल्यू, ठीक है। तो करते हैं 60 इंटू 3, ये क्या है डिफरेंस, 11 इंटू 15 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, ये बनेगा 180, ये बनेगा 165 डिवाइड बाय 2, 15 बाय 2, आंसर आ गया 7.5। क्या ऑप्शन है 7.5, यस, दिस इज माय आंसर, क्लियर, डन। इस तरह के क्वेश्चन 2023 में भी आए थे। अगर आप पीवाईक्यू सीरीज उठा के देखेंगे, मेरी जो सीयूटी विद लीडर्स चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वहां पर भी मैंने सेम क्वेश्चन इस तरह के करवाए हैं। लास्ट ईयर भी आए थे 2023 में, 24 में भी आए तो हो सकता है 25 में भी आए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मर्क्यूरी को हमने ऐसे कोड किया है और इसको ऐसे करना है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर हम डायरेक्ट देखें तो एमएन दिखा लेकिन ईजी नहीं दिखा, इसका मतलब ये पेयरिंग बेस नहीं है, तो हमको डायरेक्टली अप्रोच लगाना पड़ेगी। अब इसके लिए आपको नंबर से याद होने चाहिए अल्फाबेट के, तो एम से एन पे जाएंगे तो ये बनेगा +1, फिर ई की वैल्यू 5 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है तो ये बनेगा +2, आर की वैल्यू 18 होती है और यू की वैल्यू 21 होती है तो बनेगा +3, सी की वैल्यू 3 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है तो बनेगा +4। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया है कि ये +1 +2 +3 +4 ये मेरी सीक्वेंस है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में है। स्टार्ट करते हैं, ई में +1 करेंगे तो क्या बनेगा एफ, एन में +2 करेंगे तो क्या बनेगा पी, टी में +3 करेंगे तो कितना बनेगा डब्ल्यू, ए में +4 करेंगे तो क्या बनेगा ई, फिर एन में +5 करेंगे 5 करेंगे तो 14 5 19 ये बन जाएगा एस, फिर जी में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा एम, एंड सो ऑन। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो हो जाना चाहिए, एफ पी डब्ल्यू ई एस एम, दिस इज माय आंसर, ठीक है, बहुत ही आसान था। हाँ, यह है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। 2023 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट बेस्ड के, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम थे। इस बार क्योंकि एक ही शिफ्ट थी, पेपर में क्वेश्चंस भी कम आए थे, तो इस बार एक ही क्वेश्चन आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने बोला हाउ मेनी सिस्टर डज सनी है, आपको ये बताना है कि सनी की कितनी सिस्टर है, ठीक है। आपको 2 दे रखे हैं स्टेटमेंट और आपको ये बताना है, दोनों से आंसर आपको पता चलेगा, एक से पता चलेगा, दूसरे से पता चलेगा, या दोनों से पता नहीं चलेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सनी इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ओनली सन का मतलब क्या हुआ, एक ही लड़का है। सनी इज द ओनली सन का मतलब क्या हुआ, सनी एकमात्र लड़का है, बाकी अगर और कोई भी बच्चे हुए तो वो सब क्या होगी, सिस्टर्स होगी, ठीक है। फिर सनी पेरेंट हैव 3 चिल्ड्रन। 3 चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ कि एक अगर हमारे पास लड़का है तो बाकी की 2 क्या है, लड़कियां है, ठीक है। तो सनी की सिस्टर कितनी हुई, 2 सिस्टर हुई। तो अगर मुझे बताना है कि सनी की सिस्टर कितनी है तो मुझे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो बोथ रिक्वायर्ड। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय लीव हिज आइज, डायरेक्शन डिस्टेंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर। शुरू करते हैं, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आपसे क्या बोला, अ बॉय लीव हिज हाउस, ही ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ में 6 किलोमीटर चला, यहां पर हाउस था मेरा, ठीक है, यहां पे रुका। फिर बोला ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट मतलब यहां पर 8 किलोमीटर चला, यहां रुका। फर्दर ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 9 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, यहां पूछा
अब क्या बोला, हाउ फॉर इन ईच डायरेक्शन, ठीक है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट था। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या निकालना है बच्चा, डिस्टेंस निकाला है, ये डिस्टेंस मुझे पता करना है। क्लियर। अब आप क्या करो, यहाँ से इसको ऐसे करो, यहाँ से इसको ऐसे प्रोसीड करो, परपेंडिकुलर मिला के 90 डिग्री पे यहाँ मिला लो। ठीक है, अब ये क्या है 8, तो ये भी क्या हो जाएगा 8, ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 9, 9 + 6 कितना होता है 15। अब हमको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट 8 15 के साथ क्या होता है 17 होता है। और कौन सी डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पर वापस बना दो, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये जो डायरेक्शन है वो कहाँ निकल रही है, यहाँ पे निकल रही है, मतलब साउथ वेस्ट, 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट। डन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, लॉजिकल रीजनिंग तो है ही, पर उसमें भी लॉजिक था कि इसमें अगर नॉर्मल तरीके से आप देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये क्या होता है, फिगर पता करने का होता है। तो आप, ये मिसलेनियस पैटर्न था, इसमें क्या करना है, 3 डायग्राम में से 8 डायग्राम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक लगाने का था। देखो वापस आया, 6:45 का मतलब 7 से 15 मिनट पहले, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 6:45। अब ये क्या है, मिरर इमेज है, और आपको एक्चुअल इमेज करना है, तो एक्चुअल इमेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला सिखा है, 1160 में से 6:45 क्या करेंगे हम माइनस, तो ये आंसर आया 5:15। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्डिंग वाला। अब देखिए क्या होता है, ये पेपर फोल्डिंग में ये 4 फोल्ड है, फिर इसको ऐसा खोलेंगे और फिर इसको ऐसा खोलेंगे। जब ऐसा खोलेंगे तो ये एक यहाँ पर बनेगा, फिर ये एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ बनेगा। फिर जब इसको ऐसा खोलेंगे तो यहाँ पर बनेगा, ये पूरा सर्कल बनेगा, ये सर्कल यहाँ आएगा और ये सर्कल यहाँ आएगा। मतलब इस तरह से हमारे पास पैटर्न बनेगा और इधर वाले का इधर बनेगा। तो ये वाला पैटर्न कहाँ पर है, यही पैटर्न है मेरे हिसाब से। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सर्कल नहीं है, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सर्कल आएगा। तो आंसर क्या आया मेरे पास, सेकंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ये बच्चों से नहीं बना होगा, बहुत सारे बच्चों से नहीं बना होगा, आप मान के चलिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यह है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। पहले हम नंबर्स की बात करते हैं। 5 से 8 जाने में क्या लगा, +3 +5, मैं लिख देता हूं +5 +7 +11 +13। क्या समझ में आ रहा है, ये सारे क्या है प्राइम नंबर। तो 13 के बाद क्या आएगा 17, तो कितना आ गया ये 61। ये तो सब लोगों ने निकाल लिया होगा, दिक्कत ये होगी इन दोनों में से पता कैसे लगाया जाए, ये था लॉजिक। तो अल्टरनेट सीरीज जब हम पढ़ते हैं तब हमने ये चीज सीखी थी कि AC +2 था, CF, अगर मैं CF पे जाता हूं तो 3 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा +4 है। फिर ये क्या है, E 5 है, ये है, तो ये भी क्या है +4 है। अब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, कुछ भी लॉजिक नहीं बन रहा है। तो अल्टरनेट दे, देखो जब डायरेक्ट नहीं बन रहा है लॉजिक तो क्या लिखो अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब A से लेके C गैप कितने का था, मतलब +2 करा, A से लेके C जाने में 1 और 3, फिर यहाँ पर भी क्या करा +2 करा, यहाँ पर भी क्या करा +2 करा। सेम सीक्वेंस यहाँ देखो, इनमें क्या बन रहा है, C की वैल्यू होती 3, F की वैल्यू होती 6, तो ये है +3। फिर F से लेके अगर आई जाएगा तो 6 और 3 9, +3, तो यहाँ पर भी क्या आएगा +3, तो आई क्या आ जाएगा आंसर 12, 9 3 12, आंसर क्या आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें पक्का बच्चों से नहीं बना होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे आसान था नंबर सीरीज में, इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया। नॉर्मली इतना सिंपल नंबर सीरीज में आता नहीं है, ये काफी सिंपल था। इसको बोलते हैं लेडर पैटर्न। लेडर पैटर्न क्या होता है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, डिफरेंस निकालना शुरू करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे 4.5, यहाँ पर 6.5, यहाँ पर 9, ये आपको नहीं पता। फिर एक बार और डिफरेंस निकालो, नहीं समझ में आया तो 1.5 2 2.5। अब क्या समझ में आया आपको, 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 3, 9 + 3 कितना हुआ 12, और 26 + 12 कितना हो जाएगा 38। 38 इज द आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें एक गलती होती है, अगर जैसे आपसे बोला जाए 40 स्टूडेंट है, ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ो। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट अंजलि रैंक इज थ्राइस दैट ऑफ अनीता। अंजलि की जो रैंक है वो अनीता की कितनी गुना है, 3 टाइम्स है। डन। देयर आर 4 स्टूडेंट हु हैव रैंक वर्स देन दैट ऑफ अंजलि। अंजलि से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंक अंजलि से खराब है। तो ये तो पीछे से होगी कि आगे से होगी, पीछे से होगी, मतलब 40वां 39वां ऐसा।
तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं 40 छोड़ दो 35 आंसर है, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि देखो 40, 39, 38, 37, तो 36 पे अंजलि होगी। जल्दबाजी में हम 35 ले लेते हैं और फिर सोचते क्या गलती हो गई, इससे 4 नीचे वालों को छोड़ दिया, तो अंजलि की रैंक कितनी 36, तो यहाँ रखेंगे 36 इक्वल टू 3 इंटू अनिता, तो अनिता की रैंक कितनी आ जाएगी 12। दिस इज माई आंसर। डन, बहुत बढ़िया। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 6 लोग हैं, सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो बिठा दो सेंटर की तरफ 6 लोग, बिठा दिया हमने, ये सेंटर की तरफ 6 लोग बैठे हैं। अब क्या बोला है, यू एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ एम, यू और एच क्या है एम के साथ में ही, एम के इमीडिएट नेबर है, एक इस साइड है एक इस साइड है। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं आए किसी चीज की तब तक उनको इंफॉर्मेशन को साइड में लिखो, जब एग्जैक्ट पता हो कौन किसके राइट लेफ्ट में तभी इसको यहाँ पे फिल करना शुरू करना। फिर क्या बोला, ई इज द ओनली पर्सन बिटवीन के एंड एस, के और एस में ई आएगा। अब ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, हमको नहीं पता ये कहाँ आएंगे, ठीक। आगे H इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, मतलब पहले बिठाओ एस को, एस के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट मतलब इधर, एस के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा H। अब H अगर यहां बैठा है तो एस के बाद में क्या बैठना चाहिए एम, और एम के बाद क्या बैठना चाहिए यू। फिर अब आपको पता है एस के बाद में क्या आएगा E, और यहां पर क्या आएगा K। हो गए पजल सॉल्व। पूछा क्या है, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट में क्या होगा, तो यू के इमीडिएट राइट में क्या आ रहा है के। दिस इज माय आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इन सबको मिला के आपको देखना है कौन सा फिगर है। अब यहाँ पे देखो लाइन कितनी है 3, यहाँ पे कितनी हो गई 4 लाइन, यहाँ पे कितनी 3 लाइन, लेकिन ये दोनों डॉट क्या हो गए, यहाँ पे आने चाहिए थे डॉट, मिसिंग हो गए, यहाँ पे 2 ही लाइन रह गई, तो आंसर क्या आया। डन, बहुत सिंपल है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, नो कीबोर्ड इज अ माउस, तो कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है, मतलब कीबोर्ड अलग है माउस अलग है। फिर आपसे बोला ऑल माउस आर कंप्यूटर, यस सारे माउस क्या है कंप्यूटर है। ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप, सारे कंप्यूटर क्या है लैपटॉप है। डन। आपसे क्या पूछा, ऑल माउस आर लैपटॉप, सारे माउस लैपटॉप होंगे क्या, यस सारे माउस तो लैपटॉप के अंदर ही आते हैं, यस और नो, तो पहला तो सही है। फिर बोला ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड्स, ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड्स, सही बात है, कुछ हो सकते हैं लेकिन सारे हो सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें से कुछ तो आपके माउस तो है ही सरी, मतलब कुछ तो माउस रहेंगे, तो सारे कंप्यूटर माउस मतलब कीबोर्ड नहीं हो सकते। कुछ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर और कीबोर्ड के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो हो सकता है इनमें कुछ कॉमन हो सकता है, पर सारे ये तो कंफर्म है कि सारे कंप्यूटर माउस नहीं हो सकते, ये तो 100% श्योर हो जाएगा कि सारे कंप्यूटर कीबोर्ड नहीं हो सकते, यही बोला ना, सारे कंप्यूटर कीबोर्ड नहीं हो सकते, तो सही बोला है, तो आंसर क्या आ गया, बोथ आर फॉलोस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप जीए जीएस जीके के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं फटाफट आपको स्लाइड चला देता हूं, आंसर लगे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना। ये सब करंट अफेयर और जीए जीएस जीके है, तो ये तो आप हर बार नया पढ़ेंगे, तो एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या आए थे, उनका आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ध्यान से देखिएगा, इस साल जीए जीएस जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, इस साल का पैटर्न बिल्कुल अलग था। 25 क्वेश्चन आए थे आपके जीए जीएस जीके में, 17 क्वेश्चन आए थे आपके मैथ्स में, और 18 क्वेश्चन आए थे आपके लॉजिकल रीजनिंग में। इस बार उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स के रिस्पेक्ट में बढ़ाया। 2023 में उन्होंने ऐसा नहीं किया था, 2023 में लॉजिकल रीजनिंग कम था, जीए जीएस जीके ज्यादा था। आप देखते जाइए, ये मैं आपके लिए स्लाइड चला रहा हूं और बोलते भी जा रहा हूं, इसलिए मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सबका, ठीक है। बहुत सारे टेबल फॉर्म में आए थे ताकि इंफॉर्मेशन से आप थोड़ा सा आप पता कर पाए। ये सब करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, कुछ करंट अफेयर के थे, कुछ जीएस जनरल साइंस के थे, और कुछ जनरल नॉलेज के थे, ठीक है। तो ये आपको एक थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। डन। इसके बाद ये चीज कंप्लीट हो गई। चलिए एक काम करते हैं, एक मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगा, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, तो एक मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगा जिसमें मैं आपको कंपैरिजन बता दूंगा कि जनरल टेस्ट में मैथ्स में 2022, 23 और 24 में कौन कौन से चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन का रेंज था और किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ, उसका एक मैं वीडियो अलग बना दूंगा। इसलिए आप इस चैनल पे कनेक्ट हो जाइए, आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंक्लूडिंग प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी,
टेक्निक सॉल्यूशन PYQ, आप मुझसे इस चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लीडर्स कोचिंग क्लासेस आप गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी टाइप करके मेरी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना उन बच्चों से जो प्रिपरेशन नहीं कर पाए या वो यहाँ आके नहीं पढ़ पा रहे। थैंक यू।